वेलकम बैक टू टीचर्स जर्नी चैनल। आज हमारे पास ये जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, ये हमारे पास 1 फरवरी 2023 का पेपर है, जिसका हम सीडीपी वाला जो पार्ट है वो अच्छे से समझ के सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी जा सकता है क्योंकि हम जो इसमें क्या करेंगे, जैसे ये 4 ऑप्शन है तो इन चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे कि ये क्यों नहीं आया तो ये वाला क्यों टिक करा हमने, तो इसलिए जिससे हमारी क्या जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन डेवलपमेंट प्रोसेस फॉलो द टाइप, कि जो चिल्ड्रंस का डेवलपमेंट प्रोसेस है वो कौन सा टाइप फॉलो करता है। सिमिलर होता है तो सिमिलर तो नहीं होता, एक सा नहीं होता। सब बच्चों का ही डेवलपमेंट सबका अलग अलग होता है, किसी का फास्ट होता है, कोई हेल्थी होता है और कोई वीक, इस टाइप में। तो हम कहेंगे इंडिविजुअल। कैसा होता है डेवलपमेंट? इंडिविजुअल, हर बंदे का अलग अलग होता है। एंड सीरियलाइज्ड मतलब एक सीरीज़ में होता है। ये वाला ऑप्शन है, इंडिविजुअल होता है और इरेगुलर होता है। तो इरेगुलर नहीं होता, रेगुलर डेवलपमेंट हमारा होता रहता है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर। नाउअडेज थ्योरिस्ट यूज द टर्म सेंसिटिव रदर दैन द क्रिटिकल स्टेज। तो इसके लिए देखते हैं कि जो द नेचर ऑफ डेवलपमेंट डायनामिक, मतलब जो डेवलपमेंट का नेचर है वो डायनामिक अलग अलग होता रहता है। तो ये इसका ठीक ऑप्शन है। नीचे के भी पढ़ते हैं। एवोल्यूशन इज अ डिटरमाइंड हेरिडिटी, तो करती है लेकिन ओनली, सिर्फ हेरिडिटी ही नहीं करती। तो मोस्टली, ओनली, केवल वाले ऑप्शन रॉन्ग होते हैं मोस्टली, लेकिन पढ़ना है हमें। तो जो हेरिडिटी होती है सिर्फ उसका ही रोल नहीं होता डेवलपमेंट में भी। ग्रोथ इज़ डिटरमाइंड बाय ओनली बाय द इन्वायरमेंट, कि जो ग्रोथ है हमारी सिर्फ इन्वायरमेंट करेगा। अगर उसमें मान लिया कोई अच्छे जीन नहीं है उसकी हेल्थ को लेकर बच्चे की, तो कि सिर्फ इन्वायरमेंट हम बाहर से उसे खिला पिला के ही अच्छा कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमें डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही ज़रूरी है। इसीलिए हम लिखते हैं कि जो डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की मल्टीप्लिकेशन होता है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि डेवलपमेंट में 50% हेरिडिटी होगी 50% इन्वायरमेंट, ये नहीं, बल्कि कि किसी केस में हेरिडिटी ज़्यादा हो सकती है तो किसी में इन्वायरमेंट। हेरिडिटी वो जो हमें पेरेंट्स से करैक्टर मिल गए, इन्वायरमेंट वो जो हमने थोड़ा ट्रेनिंग से वो उसको इंक्रीज़ कर लिया। या अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला तो उसमें था बच्चे में कुछ कर दिखाने की, लेकिन इन्वायरमेंट ना मिलने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाया, इस टाइप में। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा डेवलपमेंट, ये डायनामिक वाला, यही हमारा राइट आंसर है। नरेश एंड मुकेश आर इन अ सेम एज ग्रुप येट दे शो डिफरेंस इन सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यू टू विच। इसमें बोला है कि नरेश और मुकेश एक ही एज के बच्चे हैं, सेम एज ग्रुप के हैं, लेकिन जो उनका डिफरेंस शो होता है कि सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब सोशल अपने आसपास वालों के साथ वो कैसे रहते हैं, किस तरह से बात करते हैं, उनका कॉग्निटिव मतलब जो सोचने की पावर है, सोच समझ है उनकी, वो दोनों की क्या अलग अलग है। तो क्यों ये डेवलपमेंट कौन सा वाला होगा? सेफलोकॉडल प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होता है जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है हेड टू टो होता है, कि पहले वो अपने हेड को संभालता है, फिर जाके उसका नीचे तक कंट्रोल आता है टो तक। तो इसकी बात नहीं हुई है। प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल वो कि सेंटर में बच्चे का जो पहले वो अपने को कंट्रोल करेगा सेंटर से होगा, फिर धीरे 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 जाके उसका क्या होगा, पूरे पे कंट्रोल आता है। जैसे कि बच्चा पहले जब कोई चीज़ उठाता है तो पूरे हैंड का यूज़ करता है, वो पूरा हाथ चलाता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने जो हैंड्स की फिंगर्स होती है उनसे भी काम करने लगता है। तो ये वाला भी नहीं है इसमें। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, तो यही राइट आंसर है, क्योंकि मुकेश और नरेश एक एज के हैं लेकिन उनका क्या सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है, कि जो प्रिंसिपल इंडिविजुअल है वो कहता है कि हर एक बंदा अलग अलग कैपेबिलिटी रखता है।
अजर्शन वाले आ गए हमारे। और अब ये वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो अच्छे से समझ नहीं पाते इनको। डिले इन अचीवमेंट ऑफ डेवलपमेंट, माइलस्टोन बाय चिल्ड्रन कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू हेरिडिटी, कि सिर्फ हेरिडिटी है इसमें डेवलपमेंट अचीवमेंट में जो डिले कर रही है। इन्वायरमेंटल फैक्टर डोंट प्ले एनी रोल इन डेवलपमेंट। अभी हमने बात करी कि डेवलपमेंट की वाली की जो डेवलपमेंट है उसमें इन्वायरमेंट भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें बोल दिया कि नहीं करता है। तो हमारा ये वाला क्या है, ये रॉन्ग है। और अभी इसको पढ़ा था अचीवमेंट डायरेक्टली टू हेरिडिटी ओनली, तो ये भी रॉन्ग था। तो हम कहेंगे ए एंड आर बोथ आर फॉल्स, बहुत हमारे फॉल्स थे। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज, सोशलाइजेशन मतलब समाजीकरण, कि समाजीकरण क्या है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। सोशलाइजेशन कहते हैं जब बच्चा इन्वायरमेंट के साथ रह के अपने आसपास से लोगों से सीखता है। बच्चा स्कूल में भी सीखता है फ्रेंड्स वगैरह से, या फिर किसी के साथ रह के सीखना, सोसाइटी के साथ रह के सीखना। तो सोशलाइजेशन क्या है, सिंपल और लीनियर है। सोशलाइजेशन ना ही सिंपल है और लीनियर ना ही लीनियर है, ऑर्डरली होता है, वेल लेड आउट प्रोसेस। तो सोशलाइजेशन हमारा कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल है, कि बहुत सारी डायमेंशन में हमारा सोशलाइजेशन होता है। ज़रूरी नहीं एक एजुकेशन फील्ड में ही हो। अगर हम एक टीचर से मिलते हैं तो वो ज़रूरी नहीं सिर्फ हमें ओनली एजुकेशन ही में ही हमारा क्या डेवलपमेंट करेगी, उसके साथ हमारा और भी ज़्यादा डेवलपमेंट, जैसे कि नेचर का डेवलपमेंट होगा, कि किस तरह लोगों के साथ रहते हैं वो वाला डेवलपमेंट। ये सब की सोशलाइजेशन क्या है, मल्टी डायमेंशनल और कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना के चलो, जहाँ पे लिखो छोटा सा कि सोशलाइजेशन, और वो क्या, कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल। अब फिक्स्ड और स्टैटिक, सोशलाइजेशन फिक्स्ड नहीं है और ना स्टैटिक, क्योंकि ये पूरा जो लाइफ टाइम है ये होता रहता है। एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी ऑफ इन्फरेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, कि कौन सी ये हमारी 4 स्टेज है जो जीन पियाजे की स्टेज है, कि कौन सी हमारी ऐसी स्टेज है जो जिसमें ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है माइंड की, इन्फरेंस की और एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक की। तो हमें पता है जो सेंसरी मोटर स्किल है ये वाली होती है, ये तो होती है बच्चे की जब वो होता है 0 to 2 ईयर का, जब वो बच्चा होता है 1 से 2 साल के बीच में। और सिर्फ वो जो सेंसरी है इसलिए नाम दिया ऐसे कि सेंस से सीखता है। अपने जो सेंस ऑर्गन होते हैं आइज़ नोज़ की, बच्चा देख कर हर चीज़ को क्या करता है, बच्चा पकड़ता है जब छोटा होता है, तो फील करके सीखता है। तो इसमें तो बच्चे में लॉजिक नहीं आने वाला है इतनी छोटी में। प्री ऑपरेशनल, कि जब तक ऑपरेशनल ना जाए। और कॉन्क्रीट होती है जब बच्चा 7 से 11 साल की उम्र में होता है, जिसमें उसे थोड़ा आ जाता है, वो सीरीज़ में लगा देता है चीज़ को, या फिर कलर देख के, शेप देख के उसको पज़ल को थोड़ा सॉल्व करने लगता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये अबव 11 और 12 ईयर से ज़्यादा के बच्चे होते हैं। इसमें बच्चा क्या होता है, माइंड में ही जो अपनी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कर लेता है, थोड़ा माइंड में ही सोचने लग जाता है, माइंड ही माइंड में। तो वो आता है एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक में। तो यह है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन 4 है वो राइट आंसर है। In Piaget theory, dash said to occur when a child modify existing schema to account for new experience। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है, हमें यहाँ पे फिल करना है कि ये किस चीज़ की डिफाइन दी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्कीमा के बारे में जानेंगे। स्कीमा कहते हैं वो नॉलेज जो बच्चे को पता है, उसके माइंड में है, वो कहते हैं स्कीमा। जैसे किसी काम करने का तरीका हो गया, या फिर किसी भी चीज़ को लेके, जैसे उसने आसमान में बच्चे ने एक बर्ड को उड़ते हुए देखा, ठीक है, तो वो उड़ रही थी, तो उसे पता चला कि वो क्या, एक बर्ड है जो उड़ रही है जिसके पंख है इस तरह। अब बच्चे ने क्या देखा, उसके माइंड में एक इमेज बन गई, चिड़िया वहाँ से गायब हो गई, उड़ के चली गई, लेकिन बच्चे के माइंड में रह गया कि चिड़िया ऐसी होती है जो आसमान में उड़ती हुई फिरती है। लेकिन बच्चे ने फिर क्या देखा, कुछ टाइम बाद बच्चे ने देखा कि एक एरोप्लेन उड़ रहा है, तो वो सोचता है ये क्या है, ये एक बड़ी चिड़िया है। लेकिन तब उसे ये पता चलता है जब उसको कोई बताता है
जैसे वो अपनी मम्मी वगैरह से कहते देखो आसमान में कितनी बड़ी चिड़िया उड़ रही है, तो वो बताती कि नहीं ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन है और एरोप्लेन आसमान में तो उड़ता है लेकिन ये एक मशीन होती है जो बनाई हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बच्चे का माइंड में बात थी चिड़िया से लेके वो थोड़ी और मॉडिफाई हो गई कि जो इतनी बड़ी चीज़ है ये एक मशीन है जिसका नाम एरोप्लेन है। तो यहाँ पे बच्चे ने अपनी नॉलेज को क्या करा, एकोमोडेट किया। तो एकोमोडेशन यहाँ का इसका आंसर है। एक इसमें जैसे मान लिया अगर हमें इतना नहीं पता था तो हम एक जहाँ पे हमने पढ़ा नहीं, तो जिसे कहते हैं तुक्का या फिर एक आइडिया से हमें टिक लगाना था। तो हमें पता है जो पियाजे ने बात की है ऑर्गेनाइजेशन की नहीं की है, मेटाकॉग्निशन की भी नहीं है और स्कैफोल्डिंग की तो वाइगॉस्की ने की है। तो बचा एक ऑप्शन, हम इसमें लगा सकते थे कि एकोमोडेशन ही होगा अगर ना पता हो कुछ भी। जीन पियाजे ने कहा है कि ये चलता रहता है हमारे माइंड में, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन वो होता है जब हमारे माइंड में एक स्कीमा किसी चीज़ को लेके एक नॉलेज बन गई है और फिर वो नॉलेज हम कहीं और अप्लाई करते हैं किसी और सिचुएशन में, वो नॉलेज वहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ जाती है, तो वो होता है एसिमिलेशन। जैसे चाइल्ड को पता है कि एक कैट है और वो कैट की उसको थोड़ी सी वो पता है, जैसे कैट होती है तो उसके 2 आँखें होती है और वो देखने में थोड़ी छोटी होती है, नोकीले दांत होते हैं, तो उसे पता चला और मियाऊँ मियाऊँ वो बोलती है, वो कैट होती है। फिर बच्चे ने कहीं और भी दूसरी कैट देखी और वो पहचान गया उसे देखने के बाद कि ये क्या है, ये भी कैट है। तो जो उसके माइंड में स्कीमा था, जो भी नॉलेज थी, वो उसने यहाँ पे अप्लाई करी और वो बिल्कुल सही बैठ गई। तो ये आएगा हमारा एसिमिलेशन, ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन इन ओल्ड स्कीमा। जब हमारी वो चीज़ समझ में आ गई कि हाँ ये भी कैट है, तो हमारा जो माइंड है वो बैलेंस हो गया, इक्विलिब्रेशन में आ गया। न्यू सिचुएशन आई, फिर बच्चे ने कोई और चीज़ देखी, तो वो क्या है, थोड़ा कैट से मिल रही है कि हाँ उसके भी 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिली, तो वो क्या डिसइक्विलिब्रियम हो गया। तो अब सोच रहा वो क्या है, फिर क्या करा, उस थोड़ी और उसको नॉलेज मिली, फिर उससे पता चला कि है तो इसके भी 2 कान 2 आँखें, लेकिन ये कैट नहीं है, ये कोई और जानवर है। तो उसने जो उसके माइंड में पहले से थोड़ा ऐसी वो था स्कीमा था, उसको मॉडिफाई करके उसके माइंड में अब सेट हो गया कि हाँ इस वाले को हम डॉग बोलेंगे अगर कोई हमें ऐसा दिखता है। तो मॉडिफाई करना है या मैनिपुलेट करना है अपना ओल्ड स्कीमा, उसमें मतलब थोड़ा सा एडअप और कर लेना है। मॉडिफाई में एकोमोडेशन, मॉडिफाई एकोमोडेशन। तो जैसे कैट से डॉग, या फिर बच्चे को पहले पता था कि जो आसमान में उड़ती है वो बर्ड्स होती है, लेकिन फिर जब उसने एरोप्लेन उड़ते देखा, अपने घर में किसी से कहा कि वो देखो बर्ड्स उड़ रही है, तो पेरेंट्स ने बताया कि नहीं वो बर्ड्स नहीं है, उड़ती वो भी आसमान में है, लेकिन एक वो मशीन है, वो एक एरोप्लेन है। तो यहाँ पे बच्चे का जो पहले से सोच थी बर्ड्स को लेकर वो थोड़ी और डेवलप हुई, फिर वो जाना एरोप्लेन तक। तो ये है एकोमोडेशन, उसने मॉडिफाई करा खुद की थिंकिंग को। अब ये फिर से जीन पियाजे का क्वेश्चन आ गया। अब तक ये जो हमने करे हमारा 3rd क्वेश्चन है, जो सिर्फ जीन पियाजे से ही 3 क्वेश्चन। तो जीन पियाजे की, वाइगॉस्की की ये कुछ थ्योरीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम भी करेंगे कुछ। ये जो हमारे जब क्वेश्चंस पेपर के सेट हम लगा लेंगे, जिससे पता चल जाए कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, फिर ये थोड़ा सा थ्योरी भी पढ़ लेंगे, और साथ साथ तो पढ़ते ही हम चल रहे हैं। जीन पियाजे थ्योरी, ईगोसेंट्रिज्म। तो ईगोसेंट्रिज्म का मतलब जान लेते हैं। ईगोसेंट्रिज्म होता है जिसमें जो चाइल्ड है, चाइल्ड क्या करता है, खुद को सेंटर में रखता है और ऐसा ही सोचता है वो कि वो सेंटर में है, हर कोई उसके हिसाब से चल रहा है। जैसे जीन पियाजे की थ्योरी में था कि अगर बच्चा आंख बंद कर लेता है, उससे कोई गलती हो जाती है, वो फट आंख बंद कर लेता है, और आंख बंद करते ही क्या सोचता है कि उसे कोई नहीं देख रहा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा आया और उसने सोचा आंख पे हाथ रखने के बाद आंखों पर कि अब उसको भी कोई नहीं देख रहा। उसे ऐसा ही लगता है कि हर कोई ऐसा ही सोचता है जैसा वो। तो ये टर्म होते हैं ईगोसेंट्रिज्म। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे। द एबिलिटी कंसीडर मोर देन वन एस्पेक्ट, कि वो एबिलिटी जो एक टाइम पे एक से ज़्यादा एस्पेक्ट देखें। जैसे कि मान लिया जाए कि कलर और शेप, एक साथ 2 चीज़ें देखनी, तो ये चीज़ तो नहीं है यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म का। टेंडेंसी, ऑर्गेनाइज थिंकिंग प्रोसेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो ये भी नहीं। द यूज़ ऑफ एग्जिटिंग स्कीमा,
जो हमारा पहले से स्कीमा था उसका यूज़ करना सीखने के लिए वर्ड को? नो। टेंडेंसी टू सी द वर्ड एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर फ्रॉम वंस ओन व्यू पॉइंट, मतलब ऐसे देखना दुनिया को और उसके एक्सपीरियंस को जैसे वन ऑन व्यू पॉइंट्स, अपने ही नज़रिए से देखना। वही बच्चे वाला एग्जाम्पल कि बच्चे ने क्या करा, आंखें बंद कर ली और ये सोचा कि अब मुझे कोई नहीं देख रहा, तो वो अपने हिसाब से ही सबको देखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज हमारा राइट आंसर। एज पर लेव वाइगोत्स्की डैश प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि लेव वाइगोत्स्की के हिसाब से कौन सी चीज़ इनमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है? कंडीशन रीइंफोर्समेंट, इन दोनों की बात लेव वाइगोत्स्की ने नहीं की है। कल्चर, तो हमने उसको पढ़ा था कि वाइगोत्स्की ने किसकी बात कर दी? SCL, सोशल सोसाइटी से या फिर कोलैबोरेट होके कल्चर से एंड लैंग्वेज से। तो लेव वाइगोत्स्की ने बात की कल्चर कॉन्टेक्स्ट में, और हम पहचान जाएंगे ये स्कीमा किसकी बात थी? जीन पियाजे की। अ क्लासरूम बिल्ड ऑन वाइगोत्स्कियन प्रिंसिपल विल प्रमोट, अगर वाइगोत्स्की के हिसाब से का प्रिंसिपल से क्लासरूम बनाया गया तो वो किस चीज़ को प्रमोट करेगा? रिसाइटेशन एंड रिकॉल, की मतलब रटने से तो नहीं। कोलैबोरेट लर्निंग का, या यूज़ ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, कंडीशन ऑफ रिस्पॉन्स, ये थॉर्नडाइक की है वैसे कंडीशनिंग एंड रिस्पॉन्स, हमारा यहाँ पे है कोलैबोरेटिव। हाउ मैनी स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट लॉरेंस कॉलबर्ग प्रपोज इन थ्योरी, तो उन्होंने कितनी स्टेज करी थी? जिसको पता होगा वो फट आंसर दे देगा। उनके जो लेवल थे, अगर लेवल की बात करें हम, तो लेवल थे स्टेज के, वो 3 थे, और जो हमारी स्टेज थी उनकी थ्योरी की वो 6 थी। तो हम यहाँ पे फट आंसर लगा देंगे 6। इसके बारे में भी हम जो इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए बहुत डीपली बात कर चुके हैं इनकी थ्योरी की। एट विच स्टेज ऑफ कॉलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट टू इंडिविजुअल बिलीव दैट फिक्स्ड रूल मस्ट बी ओबे, कि कौन सी स्टेज है कॉलबर्ग के डेवलपमेंट में जिसमें इंडिविजुअल या कोई पर्सन ये सोचता है कि जो रूल्स है वो फिक्स्ड है और हमें इनको मानना ही मानना है सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। तो कौन सी स्टेज है वो? टोटल हमारी 6 स्टेज है। तो पहली जो स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, कि बच्चा बात को इसीलिए मांगता है कि वो पनिशमेंट से बच जाए, उसको कोई मारे ना। इसमें एज होती है कि बिफोर 10 ईयर्स, कि 10 ईयर से पहले बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए बात मानता है। फिर होता है इंडिविजुअलिज्म, दूसरी स्टेज, या फिर एक्सचेंज। इस स्टेज के 2-3 नाम हैं, या कह सकते हैं हम पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन, या फिर हमारा जो मोस्टली पूछा जाता है वो है इंस्ट्रूमेंट पर्पस ओरिएंटेशन। इसमें होता है बच्चा एक्सचेंज के लिए कि उसको बदले में क्या मिलेगा, कि अच्छा अगर मैं शांत बैठूंगा तो मुझे बदले में तुम क्या चीज़ दोगे। ये दूसरी स्टेज है हमारी। फिर लेवल 2 की 3rd स्टेज हमारी है इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप, कि वो अपना रिलेशंस बनाने के लिए जब बच्चा ये सोचे कि उसे बदले में अच्छा सुनने के लिए मिलेगा कि तुम अच्छे बच्चे हो। 4th में आता है हमारा मेंटेन करना है सोशल ऑर्डर, कि सोशल ऑर्डर को बना के रखना है, रूल्स हमें तोड़ने नहीं। तो ये वाली बात हमसे यहाँ पे भी पूछी है कि बच्चा किस स्टेज में ये चीज़ करता है, ओबे करता है ऑर्डर को सोशल ऑर्डर रखने के लिए। तो कौन सा? इसमें इंस्ट्रूमेंटल में हमने पता था कि एक्सचेंज की बदले में क्या मिलेगा, पनिशमेंट की पिटाई से बचने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है ये। तो फिर हमारा जो 3rd ऑप्शन है वो राइट आंसर है। हमने अभी 4 स्टेज पढ़ी, 4, 5 2 स्टेज और है वो भी देख लेते हैं फट से। 5th स्टेज हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। इस स्टेज में ये समझ आ जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट में कि रूल्स जो है हमारे लिए बने हैं और हमें अपनी फैसिलिटी के हिसाब से थोड़ा रूल्स को तोड़ भी सकते हैं, जैसे कि कुछ कंडीशन होती है जिसमें हम ट्रैफिक जो रेड लाइट है उसको भी जंप कर सकते हैं। 6th वाला आता है हमारा यूनिवर्सल एथिकल। ये स्टेज वो है जिसमें बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इस स्टेज में होता है कि यूनिवर्सल एथिकल, कि सबके लिए सोच के चलते हैं, किसी एक अपने लिए नहीं सोचते, पूरे यूनिवर्स को लेके सोच के चलते हैं, जैसे कि हमारे ग्रेट लीडर रह चुके
उस टाइप में कि वो सबकी फिक्र करेगा कि पूरे अपने देश को आगे बढ़ाना है, कुछ इस टाइप का। डांसर, एथलीट्स एंड एक्टर पजेस हाई डैश पर होवर्ड गार्डनर थ्योरी, कि मतलब जो डांसर हो गए हमारे, एथलीट्स हो गए, एक्टर हो गए, उनमें कौन सी इंटेलिजेंसी होती है होवर्ड गार्डनर की थ्योरी के हिसाब से। तो जो होवर्ड गार्डनर है, इन्होंने 8 टाइप की थ्योरी दी है। स्पेटियल इंटेलिजेंसी, मतलब वो लोग जिनके अंदर ये होता है कि डायरेक्शन की अच्छी समझ होती है उन्हें, या फिर ये जो सेलर्स होते हैं उनमें भी आ जाएंगे हम, या फिर स्कल्पचर जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं कि कौन सा जो उनका मूर्ति का पार्ट है वो कितना इधर होना चाहिए, वो अच्छे से उनमें नक्शा बना के उसे ड्रॉ करके, तो वो लोग जो ये काम करते तो होते पेंटर, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेशन वाले। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे चीज़ें जिसमें एक से ज़्यादा इंटेलिजेंसी होती है, जैसे जो सर्जन है उसमें हमारी स्पेटियल इंटेलिजेंसी और बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी, ये दोनों होती है। दूसरा आता है हमारा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी। लिंग्विस्टिक से मतलब लैंग्वेज, जिनकी लैंग्वेज को जो अच्छे से समझते हैं, जैसे कि पोएट या फिर हमारे ये नैरेटर वगैरह जो अच्छे से कहानियाँ लिखते हैं, पोएम लिखते हैं, तुकबंदी करते हैं, तो उन्हें लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज होती है। बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी, मतलब अपनी बॉडी को अच्छे से यूज़ करना आता हो, जो बॉडी की हमारी फाइन मोटर होती है, जैसे हैंड वगैरह, तो बॉडी की फाइन बॉडी को यूज़ करके अपना कुछ करना। जैसे कि हमारा डांसर है, तो डांस जो करेंगे वो, तो अपनी बॉडी के मूवमेंट को उनकी क्या होगी, अच्छी पकड़ होगी। तो ये हमारा जो है ये डांसर, एथलीट्स, एक्टर, इसका जो ऑप्शन है वो हमारा थर्ड ऑप्शन है। लेकिन हम ये भी पढ़ लेते हैं कि इंट्रापर्सनल कौन से होते हैं। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी वो उन लोगों में होती है जो अपने आप को समझ पाते हैं, मतलब अपनी फीलिंग को समझना कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या हो रहा है उसके साथ, उसके बारे में इंटेलिजेंसी होती है। तो हम एक बार ये जो 8 होवर्ड गार्डनर ने 8 इंटेलिजेंसी दी है, उसके जो नोट्स है वो देख लेते हैं। होवर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है उसका नाम है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। जैसे किसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंसी ये जो थ्योरी है किसने दी है, तो ये हमारी दी है होवर्ड गार्डनर ने। मल्टीपल इंटेलिजेंसी दूसरे नाम से जानी जाती है, एक और नाम है उसका मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंसी। 8 टाइप की होती है हमारी ये, और ये कहती है ईच ऑफ दीज इंटेलिजेंसी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब ये जो 8 इंटेलिजेंसी है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो मैथ में अच्छा है तो दूसरे में वो ना हो, तो उस सब्जेक्ट का असर उसके मैथ पे नहीं पड़ने वाला, उस दूसरी चीज़ का इंटेलिजेंसी का। जनरल इंटेलिजेंसी हमारी हमें हेरिडिटी से मिलती है, जो पेरेंट्स से आती है। स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं हमें इन्वायरमेंट मिलकर। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी, स्किल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कि वो प्रोडक्शन करते हैं यूज़ ऑफ लैंग्वेज का। पर्सन में हाई इंटेलिजेंसी होती है, उसको वर्ड स्मार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि उसको वर्ड्स का यूज़ करना बहुत अच्छे से आता है। रीडिंग, हियरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, डिबेटिंग, डिस्कशन, इन सब में क्या वो अच्छे होते हैं। अगर पूछे जैसे कि कोई अच्छी डिबेट अच्छी करता है, तो बताइए कौन सी इंटेलिजेंसी है उसमें, तो हम कहेंगे लिंग्विस्टिक। इसमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, पोएट्स, राइटर, ये लोग लिंग्विस्टिक में आते हैं। दूसरी आती है हमारी लॉजिकल मैथमेटिकल, तर्कपूर्ण बुद्धि, साइंटिफिक थिंकिंग होती है, मतलब ये लोग जिसके अंदर ये वाली इंटेलिजेंसी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे होते हैं। लॉजिकली और क्रिटिकली वो लोग सोच पाते हैं। साइंटिस्ट जो है वो इसमें ही आते हैं, लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंसी में साइंटिस्ट हमारे आते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने दे दिया एल्बर्ट आइंस्टीन, APJ अब्दुल कलाम। अब आती है हमारी स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग, जो हमने अभी पढ़ ली थी। म्यूजिकल इंटेलिजेंसी, सेंसिटिविटी होती है म्यूज़िक को, रिथम्स को, उसके पैटर्न को समझने की, अपनी बात को घुमा फिरा के एक अच्छे शब्दों में उसका वो करके तुकबंदी करके जब शो करना कि म्यूज़िक, वो लोग जो म्यूज़िक को थोड़ा चेंज कर सके, अपने आप से एक म्यूज़िक क्रिएट कर सके,
वो होते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंसी वाले। बॉडली काइनेस्थेटिक लोग, जो अपनी पूरी बॉडी को या बॉडी के किसी पार्ट को अच्छे से यूज़ कर सके फ्लेक्सिबल करके या क्रिएटिवली, जैसे एथलीट्स, डांसर, एक्टर, स्पोर्ट पर्सन होते हैं हमारे, जिम्नास्टिक होते हैं, ये लोग हो गए हमारे। इसमें मेन बात ये है सर्जन और पायलट कॉमन है हमारे। सर्जन और पायलट हमारे स्पेटियल इंटेलिजेंसी में भी आते हैं और हमारे आते हैं बॉडली काइनेस्थेटिक, क्योंकि जो पायलट हो गया, सर्जन हो गया, वो अपने हैंड वगैरह का भी तो यूज़ करते हैं जब मतलब परफेक्ट होते हैं हाथ से, जब वो किसी कोई ऑपरेशन करते हैं तो जो मूवमेंट हो, अगर उनके हाथ का इधर उधर भी थोड़ा बहुत हिल गया तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो वो उनकी अपने हाथों पे, अपने ये जो फिंगर्स होती है इन पे अच्छी पकड़ होती है। इंटरपर्सनल वो होते हैं जो दूसरों को समझ पाते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उसका थोड़ा बिहेवियर देख के लोगों को समझ जाता है। काउंसलर होते हैं जो समझाते हैं लोगों को क्या करना चाहिए, या फिर पॉलिटिशियंस भी इसी लाइन में आ जाएंगे कि दूसरों के भावों के हिसाब से बात करते हैं कि कहाँ पर कौन सी बात करनी है। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा इसके एग्जाम्पल है, और टीचर भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि वो स्टूडेंट को समझ पाता है। इंट्रापर्सनल ये हमने अभी पढ़ लिया था। अब आता है नेचुरलिस्टिक मतलब वो लोग जिनके अंदर कैपेबिलिटी है नेचर को समझने की। फार्मर हो गए या टूरिस्ट हो गए, बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, ये लोग इसमें आ जाते हैं, नेचुरल वर्ड को समझते हैं ये। होवर्ड गार्डनर की हमने 8 इंटेलिजेंसी पढ़ ली। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अ टीचर्स रिमार्क टू बॉय इन को एजुकेशन वहाँ वो होती है जहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ एक ही साथ पढ़ते हैं। को एजुकेशन क्लास में एक टीचर रिमार्क करती है बॉय को, बी अ मैन एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल, कि एक मैन बनो और गर्ल की तरह बिहेव मत करो। तो बताइए टीचर क्या इनकरेज कर रही है बच्चे में? जेंडर इक्विटी, तो जेंडर इक्विटी तो नहीं कर रही है कि क्या उसकी गर्ल्स की तरह बिहेव नहीं करो, तो ये तो गलत बात है टीचर की। तो ये कर रही है टीचर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कर रही है। ये नेगेटिव करैक्टर है टीचर का, जो ये जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रही है। जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जेंडर कोई एक्टिविटी, कोई काम किसी एक जेंडर का नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है कि कोई भी जेंडर किसी भी काम को कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज़ करेक्ट, कि असेसमेंट जब बच्चे को टीचर असेस करती है कि उसने कितना सीखा तो कौन सा ठीक है। क्या पर्पज़ है असेसमेंट का, कि प्राइमरी पर्पज़ असेसमेंट का कंपैरिजन है, तो नहीं, कंपेयर तो हमें कभी नहीं करना। प्राइमरी पर्पज़ टू असेसमेंट जनरेट एंजाइटी फियर, असेसमेंट या पेपर लेके, टेस्ट लेके हमें बच्चे को डराना नहीं है कि टेस्ट के नाम से उसे डरा दिया। असेसमेंट शुड बी कैरिड आउट यूजिंग वैरायटी ऑफ मीन्स, या फिर दूसरा ऑप्शन आता है असेसमेंट शुड नॉट इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट, कि असेसमेंट में सेल्फ असेसमेंट नहीं होता, बच्चा खुद का भी आकलन करेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट फॉलो स्क्रिप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कि मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन को कौन सी चीज़ यहाँ पे फॉलो नहीं करती। डिफरेंटिएटेड इंस्ट्रक्शन, तो ये तो करता है फॉलो, कि मतलब बच्चों को हमें उनकी नीड के हिसाब से इंस्ट्रक्शन देने हैं। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, ये भी उसको फॉलो करता है। लेबलिंग एंड सेग्रीगेशन, तो ये चीज़ हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो नहीं करती और हमसे नहीं का ही पूछा है, तो हम कहेंगे ये वाला पॉइंट। लेबलिंग मतलब बच्चों पे लेबल लगा देना कि तुम बेवकूफ़ हो, तुमसे पढ़ाई नहीं होती, और उसको फिर सेग्रेट कर देना, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा नहीं होता। कोलैबोरेटिव लर्निंग, कि साथ में मिलकर पढ़ाना सबको एक साथ, तो ये तो वहाँ पे होता है। क्लास विथ स्टूडेंट हैविंग स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड हुज एक्सपीरियंस शुड द टीचर अलाउ टू बी शेयर्ड, कि एक बच्चा है जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से है, तो टीचर को उसके एक्सपीरियंस को क्या करना चाहिए कि वो शेयर करे नहीं करे। तो डिस्करेज एवरीवन फ्रॉम अ ब्रिंगिंग देयर एक्सपीरियंस टू द क्लास, कि जब बच्चा अपना एक्सपीरियंस शेयर करे तो टीचर को डिस्करेज करना चाहिए, उसकी हिम्मत को कम करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है।
एनकरेज ओनली चिल्ड्रन फ्रॉम अ डोमिनेंट ग्रुप। डोमिनेंट कहते हैं किसी भी ऐसे ग्रुप को जो डोमिनेंट हो, कास्ट को लेके हो गया, या वो रिच अगर ज़्यादा पैसे वाले हो तो उसको डोमिनेंट कह दिया। किसी भी चीज़ को लेके डोमिनेंट, या फिर बहुत इंटेलिजेंस है कि बस वही बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, टीचर से बातें करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा, तो ऐसा भी नहीं होता। एनकरेज ओनली चिल्ड्रंस फ्रॉम डिसएडवांटेज, कि सिर्फ उन्हीं बच्चे को टीचर एनकरेज करेगी, उनकी हिम्मत को बढ़ाएगी जो सिर्फ डिसएडवांटेज ग्रुप है। तो हमें सबको लेकर चलना है, किसी एक बच्चे को या फिर एक चीज़ को नहीं। शेयर हर ओन एक्सपीरियंस एंड एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। तो हमारा 4 वाला राइट आंसर। 18 है हमारा, इन ऑर्डर टू एकोमोडेट अ स्टूडेंट विथ लोकोमोटरी डिसेबिलिटी। लोकोमोशन से आगे ये शब्द कि उसके चलने फिरने में क्या है, बच्चे के प्रॉब्लम है। स्कूल शुड फैसिलिटी, तो स्कूल को जो फैसिलिटी कैसी देनी चाहिए, जो बैरियर फ्री हो, कि कोई उसकी रुकावट ना बने। इन्वायरमेंट इंक्लूडेड, तो क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, कि व्हील चेयर हो ऐसे बच्चों के लिए, हाँ ये भी ठीक है। वॉकर हो चलने के, ये भी ठीक है। रैम्प विथ हैंड रेल्स, की उनके कि जो रैम्प्स होते हैं चढ़ने के लिए, जिससे क्या होती है हमारी व्हील चेयर ऊपर आराम से चढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारा जीना होता है उस पर नहीं चढ़ पाती। तो रैम्प, हाँ कि रैम्प भी होने चाहिए। अभी तक हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ऑप्शन ठीक है। फिर आता है हमारा एम्बोस टाइल्स। तो एम्बोस टाइल होती है उभरी हुई टाइल्स, तो ये वाला यहाँ पर नहीं है। फिर आता है हमारा ब्रेल सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता वो क्या करते हैं, फील करके अपना हैंड जब उस पर रखते हैं और उससे फील करके सीखते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये हमें लोकोमोटरी प्रॉब्लम है। तो हमारे 3 शुरू के 3 ठीक थे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है हमारा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, कि कैरेक्टरिस्टिक बताओ लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब जिस बच्चे को सीखने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ओमिट वर्ड्स, ओमिट कहते हैं छोड़ देना, कि जब बच्चा पढ़ता है तो पढ़ते पढ़ते कोई शब्द या लाइन ही पूरी क्या उससे मिस्टेक से छूट जाती है। ओमिट वर्ड्स और लाइन इन अ रीडिंग, मेकिंग मिस्टेक इन स्पेलिंग, और स्पेलिंग में भी मिस्टेक करना। तो साफ पता चल रहा है ये जो डिसेबिलिटी है ये लर्निंग है। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक है तो ज़रूरी बच्चे के हैंड में तो प्रॉब्लम नहीं है ना ये, तो फिर ये कौन सी प्रॉब्लम हुई, लाइन को पढ़ते पढ़ते छोड़ देना। तो यही क्या हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है। नीचे के भी ऑप्शन देखते हैं पहले हम। कैन नॉट सी थिंग आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 2 फीट, तो यहाँ पर तो बच्चे को देखने में प्रॉब्लम, अगर ऐसा होता है तो। परफॉर्म सेम मोटर एक्शन रिपीटेडली, या वो हेयर सुनने में उसे प्रॉब्लम है, तो हमारा फर्स्ट ही क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिफ्टेड चिल्ड्रन, कि गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। हम यहाँ पे 4 स्टेटमेंट देखते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन डोंट रिक्वायर एनी पेडागोजिकल मॉडिफिकेशन, कि उसको ज़रूरत ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। गिफ्टेड चिल्ड्रन शुड बी गिवन वेरी सिंपल रूटीन, अगर कि बच्चा गिफ्टेड है उससे काफ़ी आता है, कोई टास्क देते हैं हम तो वो एक ही बार में समझ जाता है, जल्दी कवर करता है, तो फिर उसे सिंपल रूटीन देनी है। तो अगर सिंपल देगे तो वो बोर हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं करना। गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव वेरी हाई इमोशनल मैच्योरिटी, कि उसमें इमोशनल मैच्योरिटी हाई होती है। गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव स्पेसिफिक लर्निंग नीड दैट ऑफन गेट इग्नोर इन अ क्लास, ये कह रहे हैं कि गिफ्टेड जो बच्चा है उसको भी स्पेसिफिक लर्निंग की ज़रूरत है, जो कि क्लास में इग्नोर कर दी जाती है। तो यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि जैसे कोई स्पेशल नीड का बच्चा होता है उसको हमें एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं, तो इसी तरह गिफ्टेड बच्चे की पढ़ाई पर भी हमें एक्स्ट्रा ध्यान देना है, वरना वो बोर हो जाएगा। क्लास से उसको एक लेवल थोड़ा ऊंचा करके हमें उसे टास्क देने हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हाई ऑर्डर क्वेश्चंस देने हैं हमें, हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस। एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन अ मिडल क्लासरूम शुड बी प्रमोटेड बाय, एक्टिव इंगेजमेंट करना है, मतलब जो बच्चे हैं वो एक्टिव रहे क्लास में, तो ऐसा क्या कराए टीचर। ऑफरिंग पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कि बच्चे को पॉजिटिव की गुड वेरी गुड इस तरह रीइंफोर्समेंट दे, और नेगेटिव उनको डांट के कि तुम बैड हो, तुमसे कुछ होता नहीं, ये नेगेटिव, तो ये देना चाहिए। पॉजिटिव तो ठीक था,
लेकिन नेगेटिव तो यहाँ पे रॉन्ग। पैसिव लिसनिंग मतलब बच्चे चुपचाप होके सुनते रहे। पैसिव कहते हैं कि सिर्फ टीचर बोले और दूसरे जो बच्चे हैं वो सुनते रहे, पैसिव हो गया। रीइंफोर्सिंग कंपटीशन तो कंपटीशन भी नहीं रखना। द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग कि मतलब वो प्रोसेस जिसमें इंक्वायरी होगी, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कभी टीचर पूछ रहा कभी बच्चा पूछ रहा, तो यहाँ पे क्या है, एक एक्टिव इंगेजमेंट बना रहेगा। Assertion, a pedagogical process of dialogue and discussion amongst peer hinders development of a problem solving ability। मतलब जो पेडागोजिकल एक प्रोसेस होता है, डायलॉग होता है, डिस्कशन होता है। एजर्शन, पेडागोजिकल प्रोसेस ऑफ डायलॉग एंड डिस्कशन अमंगस्ट पीर हिंड्रेंट डेवलपमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। मतलब जो पेडागोजिकल प्रोसेस में डायलॉग और डिस्कशन होता है, अगर वो पीर्स के बीच में होगा, मतलब साथ वालों के साथ या अपने ग्रुप के साथ, क्लासमेट के साथ, तो वो सब पीर्स में आ जाते हैं। तो ये ऐसा डिस्कशन क्या करता है, इस बच्चों के बीच हिंड्रेड करता है, उनके डेवलपमेंट को रोकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को। तो ऐसा नहीं, ये असर्शन हमारा रॉन्ग है। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस दैट इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर एंड नॉट सोशल। तो लर्निंग इंडिविजुअलिस्टिक तो होती है, अलग अलग हिसाब से होती है सब बच्चों की, लेकिन ये कह रहे सोशल नहीं है। तो लर्निंग जो है हमारी सोशल इन करेक्टर है, तो ये वाला भी रॉन्ग। तो हमारा आंसर होगा बोथ रॉन्ग, जिसमें हो तो ये हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर फॉल्स। व्हाट काइंड ऑफ गोल, कि किस टाइप का गोल शुड अ टीचर एनकरेज करे अपने स्टूडेंट में सेट करे। तो मास्टरी, परफॉर्मेंस, फेलियर एक्सेप्टिंग, फेलियर अवॉइडिंग। तो फेलियर तो है ही नहीं, यहाँ पे हमें पता चल गया। परफॉर्मेंस में होता है कि फर्स्ट आने के लिए किसी प्राइज़ के लालच में, तो ये भी नहीं हमारा होना चाहिए। मास्टरी कि जो बच्चे को दिल से सीखे, वो मास्टरी हासिल करे उस चीज़ में, उस टॉपिक में। वंस बिलीव हैव एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन अ वंस लर्निंग। मतलब जो हमारे खुद का बिलीव होता है वो हमारी खुद की लर्निंग पे बहुत इम्पॉर्टेंट वो प्रभाव डालता है। विच बिलीव वुड हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे कुछ हमें बिलीव्स दे दिए कि हमें ये मानना चाहिए, ये मानना चाहिए, तो कौन सा हमारे लिए पॉजिटिव होगा हमारी लर्निंग को बढ़ाने के लिए। आई एम नॉट बर्न विथ एन एनी एबिलिटी, कि हम ये सोच लें कि मैं जन्म से ही किसी एबिलिटी को लेकर मैंने जन्म नहीं लिया, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ इस टाइप। तो ये तो नेगेटिव है हमारा। टीचर ऑलवेज मेक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर, कि ये सोच लेना कि जो टीचर है वो हमेशा क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट बनाती है, तो ये भी पॉजिटिव नहीं है। इससे हम पढ़ाई नहीं करेंगे कि टीचर तो क्या है, पेपर हार्ड ही बनाएगी, तो पढ़ के क्या फ़ायदा, ये भी नहीं। गेटिंग गुड और बैड मार्क्स डिपेंड ऑन योर एफर्ट्स, कि अच्छे या बुरे मार्क्स जो भी है वो हमारी खुद के एफर्ट पे, खुद की हमने कितनी मेहनत करी उस पर डिपेंड करते हैं। अगर हम यही सोच के पढ़ेंगे तो यही हमारा क्या पॉजिटिव होगा, कि जैसा पढ़ोगे वैसा ही नंबर आएगा, क्योंकि टीचर किसी भी स्टूडेंट के नंबर काट नहीं सकती है, रीचेक करा लेते हैं बच्चे कॉपी। ठीक, तो हमारा ये वाला ठीक है। आई हैव नेवर गॉट गुड मार्क्स इन जियोग्राफी एंड आई हैव नेवर विल इफ़ इट ट्राई, कि मैं कभी नहीं लाया ज्योग्राफी में, किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर एक धारणा बना लेनी कि अच्छे मार्क्स कभी भी नहीं लाया और ना ही लाऊंगा। जैसे एक धारणा बनी हुई है कि जो मैथ्स है उसमें लड़के अच्छे होते हैं, लड़कियां नहीं कर पाती मैथ्स को, तो ये क्या एक धारणा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये भी नेगेटिव है। कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के हिसाब से हमें यहाँ पे ऑप्शन को चूज़ करना है। कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी होती है जहाँ पे बच्चा फुली इंगेज होकर और खुद से सीख कर करे, एक्टिविटी बेस होता है ये। एम्फेसिस द रोल ऑफ लर्निंग कंस्ट्रक्शन हिज ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड, कि वो अपने नज़रिए से देखें और उस पर फोकस करें। हाँ, ये भी ठीक है। एम्फेसिस ऑन मेमोराइजिंग, कि वो रट के इन्फॉर्मेशन को, तो रटने वाली बात नहीं करता सीडीपी। एम्फेसिस ऑन अ डोमिनेंट रोल ऑफ टीचर, कि टीचर को फैसिलिटी देनी है लेकिन डोमिनेंट नहीं, कि पूरा का पूरा जो है टीचर ही इंस्ट्रक्शन दे। टीचर जहाँ पे बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत होगी सिर्फ टीचर वहाँ थोड़ी सपोर्ट देगा, लेकिन डोमिनेंट रोल नहीं दिखाना टीचर को। फोकस ऑन द रोल ऑफ पैसिव इमिटेशन इन लर्निंग, कि पैसिव तो पैसिव होके नहीं एक्टिव होके सीखना है, तो हमारा फर्स्ट वाला बेस्ट ऑप्शन है।
चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट फर्दर नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ, कि जो चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट होती है उनकी नॉलेज वो किस बेस पर होनी चाहिए। व्हाट इज़ इरिलीवेंट फॉर दैम, जो उनके लिए इरिलीवेंट हो, तो ऐसा नहीं है। व्हाट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड बाय दैम, तो हम जब टीचिंग करते हैं तो आपने देखा होगा अपने बीएड या किसी भी टीचिंग कोर्स में, तो बच्चे को जो बच्चा जानता है वहाँ से उससे वो क्वेश्चंस करते हैं छोटे छोटे, और फिर उन क्वेश्चन से का लेवल बढ़ाते बढ़ाते हम अपने उस टॉपिक पे पहुँच जाते हैं जो बच्चे को नहीं पता, लेकिन शुरुआत करते हैं वहाँ से जो बच्चा जानता है। तो ऑलरेडी अंडरस्टूड बाय दैम, ताकि वो वहाँ से क्या हो जाए, इंगेज करे, अपना आप को देखे हाँ ये मुझे पता है, और फिर धीरे धीरे उस टॉपिक पे आ जाए। तो ये होता है व्हाट इज़ कम्प्लीटली एलियन टू दैम, कि जिसको बिल्कुल भी नहीं जानता वहाँ से पढ़ाना शुरू करे, तो ऐसा नहीं करना। व्हाट इज़ मच बियॉन्ड देयर कॉग्निटिव लेवल, कि जो उसके कॉग्निटिव लेवल से बाहर है उस वहाँ से पढ़ाई की स्टार्ट करनी है, तो ऐसा नहीं। कॉग्निटिव लेवल का मतलब आ गया कि मान लिया कोई 5th क्लास का बच्चा है तो उसको 10th क्लास का पढ़ाने लग जाओ, जो उसकी समझ से बहुत बाहर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशन, कि इमोशन और कॉग्निशन के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। अब स्टेटमेंट देखते हैं हम। कॉग्निशन एंड इमोशन आर प्रोसेस इंडिपेंडेंट, कि मतलब ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। कॉग्निशन में तो हमारा आ जाएगा हमारे ब्रेन से, माइंड से रिलेटेड, किसमें, कॉग्निशन में हमारा आ गया। और जो हमारे इमोशन है, इमोशन में आ जाती है हमारी फीलिंग्स, तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कि मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो ये क्या है, हमारा रॉन्ग है, क्योंकि अगर मान लिया जाए कोई बच्चा जो है सैड है, तो जब उसको टीचर पढ़ाएगा तो उसको पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगेगा, जिसकी वजह से उसका जो माइंड है वो ज़्यादा काम नहीं करेगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। तो इमोशन ने यहाँ पर हमारे जो कॉग्निशन है उसको इफ़ेक्ट किया ना, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होता। लेकिन एक केस ऐसा होता है जिसमें ये राइट आंसर होगा, अगर नाम आ गया हमारा ज़ेजोंग का। ज़ेजोंग साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि जो कॉग्निटिव और इमोशन है वो अलग अलग है, एक दूसरे से डिपेंड नहीं करते। अगर ज़ेजोंग नेम आया तभी ये इंडिपेंडेंट हो गए, वरना हर केस में एक दूसरे पे डिपेंड है। तो यहाँ पे ज़ेजोंग का नाम नहीं मिला हमें, तो इसलिए हमने ये रॉन्ग आंसर। कॉग्निशन एंड इमोशन आर इंटरट्विन्ड, मतलब एक दूसरे में अच्छी तरह गुंधे हुए हैं और इफेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे राइट आंसर। कॉग्निशन इफेक्ट इमोशन बट इमोशन डोंट इफेक्ट, मतलब जो कॉग्निशन है वो तो इफेक्ट करेगा, इमोशन नहीं करता, तो ऐसा नहीं होता। इमोशन इफेक्ट कॉग्निशन बट ये नो। मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ स्टूडेंट इज नॉट प्रमोटेड बाय एनकरेजिंग स्टूडेंट। नॉट की बात हो गई है तो हम पहले इसमें सर्कल कर लेंगे अपने एग्जाम में भी, कि वो जो यहाँ पे नेगेटिव बात होगी उस पर ही टिक लगाना है, कि मीनिंगफुल लर्निंग के लिए कौन सी एक बात है जो प्रमोट नहीं करती है, एनकरेज नहीं करती बच्चों को। एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपीरियंस, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन हमसे पूछा है नेगेटिव बात। डेवलपिंग मेटा कॉग्निटिव कैपेबिलिटी, तो ये भी पॉजिटिव है। डिस्कस करना, डिबेट करना, ये भी अच्छी बात है। तो हमारा जो नेगेटिव वर्ड है यहाँ पे पैसिव लिसनिंग, कि ऐसा नहीं करना बच्चों को कि वो चुपचाप बैठ कर टीचर पढ़ाती रहे और वो चुपचाप सुनते रहे, कोई क्वेश्चन ही ना करे, ना इंक्वायरी करे, बस चुप बैठे और सुन रहे टीचर को, तो ये होती है पैसिव लिसनिंग। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो हमसे पूछा था नॉट का, प्रमोट नहीं करती है लर्निंग को, मीनिंगफुल मतलब, तो ये हमारा 4 हो गया इसका आंसर। अ कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच फॉर अ डीलिंग विथ मिसकंसेप्शन अमंग मिडल स्कूल स्टूडेंट। मिसकंसेप्शन उसको बोलते हैं वो कंसेप्ट जो बच्चे के गलत धारणाएं बन गई। जैसे कि जब बच्चा किसी मान लिया जाए बस वगैरह या कार वगैरह में बैठ के जाता है तो कैसे लगता है उसे, या ट्रेन में, कि जो पीछे पेड़ है वो पीछे को भाग रहे हैं और बच्चा आगे को जा रहा है, लेकिन सिर्फ हमारी एक गाड़ी आगे को चलती है, जो ट्रीज़ है वो वहीं पर रहते हैं। तो ये क्या हुआ, मिसकंसेप्ट बन गया बच्चे के। या जो पानी होता है वो नीले कलर का होता है, तो ये मिसकंसेप्ट है। तो क्या करना है हमें इसमें, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में इग्नोर करने हैं बच्चे के ऐसे मिसकंसेप्शन, तो इग्नोर तो नहीं करना कहीं भी कुछ भी। टू असाइन लॉट ऑफ कंटेंट पैसिव मेमोराइजेशन, उसको रटने को दे देना है बहुत सारा काम। टू पनिश करना है, अगर बच्चे में ऐसे देखे उसके मिसकंसेप्ट बने हुए तो हमें उन मिसकंसेप्ट का पहले बच्चे से पूरा पूछना है, अच्छा कैसा लगता है तुम्हें, क्या होता है, और फिर उसे समझाना है।
गिव अपॉर्चुनिटी देनी है कि बच्चा उनको अपने मिसकंसेप्ट को बताए और उनको फिर टीचर उनको ठीक कराए, डिस्कस करे, बच्चा अपॉर्चुनिटी देनी है उसे। स्कूल शुड, असर्शन है, स्कूल शुड नॉट इन्वॉल्व पेरेंट इन एनी मैनर इन एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, कि जो स्कूल होता है उसमें पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में। जैसे पेरेंट मीटिंग्स वगैरह होती हैं, इन मीटिंग वगैरह में नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए, बात तो गलत है। जब पेरेंट्स को पता चलेगा अपने बच्चों की वीकनेस क्या है, उनका पॉजिटिव क्या है, किस फील्ड में वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, ये सारे टीचर्स बताएगा, तभी तो अपने बच्चे को एक्स्ट्रा उसी फील्ड में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जिसमें उसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि स्कूल्स को उसकी फैमिली से मिलाकर चलना है, ये नहीं कि फैमिली को सेपरेट नहीं करना। एस्टैब्लिशिंग लिंक ऑफ स्कूल विथ कम्युनिटी, कि अगर हम एक एस्टैब्लिश करते हैं लिंक स्कूल की और कम्युनिटी की, तो वो हिंडर्स करती है मीनिंगफुल लर्निंग को। तो ऐसा तो नहीं है, अगर हम लिंक से चले गए, मतलब सोशल जिस बैकग्राउंड से बच्चा है उसकी समझ को रखते हुए, वो टॉपिक उसे पढ़ाते हुए, किस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पर, कैसे टॉपिक होने चाहिए, तो ऐसा वो बच्चे की कमज़ोरी की वजह या फिर बच्चे को पीछे रहने की वजह नहीं बनेगी। तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो हमारे यहाँ पर आंसर बोथ जहाँ पे रॉन्ग हो, तो दोनों ही हमारे रॉन्ग है। आज ही हमने 4th क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है अपना, जो हमारा ये फरवरी का है, फरवरी का 2023 का पेपर सॉल्व कर लिया। अभी आगे और भी हम सॉल्व करेंगे, तो चैनल पे बने रहिए, और पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।